तो आज की क्लास हमारी पहली क्लास है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इंटर्नशिप के अंदर आगे प्रोसीड करने के लिए एक्साइटेड रहे, एनर्जाइज्ड रहे। ठीक है, चलो तो पहली क्लास है। अब पहली क्लास के अंदर आपके काफी सारे सवाल हो सकते हैं, तो जिसको भी पहले अपने कुछ सवाल है ना वो पूछ लो फटाफट। चलो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर क्लास को लेकर, सेशंस को लेकर, टाइमिंग को लेकर या सॉफ्टवेयर को लेकर किसी के कुछ ऐसे सवाल हो पहले छोटे मोटे, तो पूछ लो फटाफट मुझे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई सवाल नहीं है आपके तो अल्टीमेटली यहां पर अभी शुरुआत में। लेकिन आज का जो सेशन है, अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो देखिए, पहले मैं आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को लेकर काफी लोगों के सवाल हो सकते हैं ना, कि सॉफ्टवेयर से कैसे इंस्टॉल करो, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात मैं आज आपसे आखिर में करूंगा, और वो भी हम अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस अगर बात करें ना, तो कल एक लाइव सेशन हम जो लेंगे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन क्लास आपको बताएगी कि पहले आपको ये करना है, आपको भी साथ में अपनी पीसी में वो करना होगा। तो कल हम ड्यूरिंग द क्लास आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पूरी तरह सिखाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे पीसी में ये कुछ पॉपअप आ रहा है, मैसेज आ रहा है, एरर आ रहा है, तो वहीं पर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे क्या, मैंने आपको ग्रुप में बताया था। आज की क्लास में हम आरसीसी डिजाइन के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में आगे बढ़ना है तो आपके पास आरसीसी डिजाइन का बेसिक या फंडामेंटल नॉलेज होना अनिवार्य होता है। तो आज बेसिकली हम उसी क्लास की बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार हो आरसीसी की डिजाइन को रिवाइज करने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए? बताइए मुझे, कम ऑन हरी अप, आर यू गाइस रेडी? यस सर। सर यस एक्चुअली सर। मेरा क्वेश्चन, यस सर। हाँ जो भी है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। और आज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से, हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, देखिए आज के सेशन में आपके साथ दो लोग हाजिर हैं। एक हमारे इंस्ट्रक्टर जिनका नाम है प्रशांत सर, और दूसरे आपके कोऑर्डिनेटर यानी मैं, जिनका नाम है यूनुस सर। ठीक है, तो दो लोग आपके साथ अवेलेबल हैं। मैं अगर प्रशांत सर की बात करूं, क्लास में मौजूद है कर सर, उनसे भी बात करवाएगी आपकी, और उनको भी जो है वो भी आपसे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे डिजाइन को लेकर वगैरह वगैरह। लेकिन प्रशांत सर की अगर बात करूं मैं, तो प्रशांत सर खुद एक कंसल्टेंट डिजाइनर है, यानी स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, और उनका 6 साल का इस फील्ड का तजुर्बा है। इनकी एक अपनी जर्नी है स्ट्रक्चरल डिजाइनर की, वो भी मैं आपसे शेयर करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो प्रशांत सर, आई एम इनवाइटिंग यू नाउ। आप एक काम कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और बच्चों से जरा बात कर लीजिए। बच्चे मतलब क्या, ये इसमें तो सारे वेल मैच्योर्ड लोग हैं, तो बच्चे नहीं है, लेकिन जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप अपने आप को मुखातिब कीजिए। बिल्कुल प्रशांत सर बिल्कुल प्लीज। सर। Hello everyone, I am Prashant Soni. So I will be teaching here StatPro, or I will be discussing StatPro here. So as of now, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या उसमें एरर्स आते हैं, जो भी है। बट उसके पहले फिर हमने सोचा कि काफी जो इश्यूज रहते हैं रिगार्डिंग टू बेसिक्स, हमने सोचा कि पहले बेसिक्स इट शुड बी क्लियर्ड, ताकि आपको आगे के जो बेसिक से पॉइंट है उनमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। आई होप मेरी आवाज आप सभी को आ रही है। कैन यू प्लीज यस सर। टेल मी इन यस चैट? सर। सर आ रही है सर। ओके ओके ओके, प्लीज आप सभी म्यूट ही रहें और मुझे चैट में लिखें, सो दैट वो बीच में कुछ इशू ना हो। ओके, सो हमने आज का जो क्लास है, हमारा जो मेजर टॉपिक है वो आरसीसी के कुछ कंपोनेंट्स है, उसके बारे में हम बेसिक सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बट हम लोग उसमें जो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो सब करेंगे कंपोनेंट वाइज। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे बीम को मैन्युअली हम लोगों ने जो बुक्स में डिजाइन किया था वही हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा। सेम चीज हम लोग विद स्लैब देखेंगे, सेम चीज हम कॉलम के साथ देखेंगे, सेम चीज हम फुटिंग के साथ भी देखेंगे। ओके, सो आज हम जो सेशन है हमारा ओवरऑल, वो हम सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा उस क्लास में हम लोग रिगार्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, सो यूनुस सर, कैन वी स्टार्ट? ठीक है सर, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इनसे शेयर करना चाहूंगा। ओके, और यस मैं यस चाहूंगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से फ्रेशर्स है ना। कमेंट के अंदर बताओ जरा मुझे कितने फ्रेशर्स है। जो फ्रेशर है फ्रेशर लिख के बताओ, जल्दी करो। जो फ्रेशर्स है कमेंट के अंदर फ्रेशर लिख के बताओ, हरी अप। ओके, ताकि हमें पता चले कितने फ्रेशर हैं यहाँ पर।
तादाद ज्यादा फ्रेशर्स की है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स की, या? अच्छा ठीक है, ओके ओके। और मतलब मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ फ्रेशर्स ही है सारे, बीच में मुझे और कोई ऐसा नहीं दिख रहा ऑप्शन। ओके बढ़िया। तो फ्रेशर के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको इससे हम रूबरू करवा दें कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ोगे, ठीक है। और प्रशांत सर उसका एक जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मैं प्रशांत सर से ही उनकी पहले स्ट्रक्चरल डिजाइनर की जर्नी को आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपको पता चले कि प्रशांत सर एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रशांत सर बेसिकली मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, और मतलब भोपाल मध्य प्रदेश से, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और जो प्रशांत सर है काफी लंबे अरसे से 6 साल से जो है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए, फिलहाल भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इनकी एक जो जर्नी है ये मैं चाहता हूं प्रशांत सर से आपके साथ शेयर की जाए। तो प्रशांत सर, मैं चाहूंगा जरा इनसे आप ये शेयर कीजिए कि आपने अपनी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की जो जर्नी है उसको शुरू कैसे किया था। आप प्लीज इनसे बिल्कुल शेयर सर, कर सकते हो? यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस। थैंक यू। ओके, सो मेरा जो इस फील्ड में आना था वो एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब कई सारे जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। सबसे पहले जैसे ही मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ, मैंने साइट इंजीनियरिंग की जॉब की थी। साइट इंजीनियरिंग की जॉब के भी पहले मतलब जो लोकली कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, सो वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में मैंने वर्क किया था एज अ साइट इंजीनियर। देन मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ा, उसी के अंदर ही हमारा एक पोस्ट बढ़ती रहती थी, जैसे जो कंपनी रहती थी उस कंपनी में अलग अलग पोस्ट थी। तो पहले मेरा जो वहाँ पे एंटर हुआ था, वहाँ पे मैं नॉर्मली एज अ इंजीनियर ही पोस्ट हुआ था। देन मेरा वहाँ पे पोस्टिंग होते 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 सीनियर इंजीनियर हुआ। करीब करीब 1 से 1.5 साल मैंने साइट इंजीनियरिंग की जॉब की है। देन मेरा एज अ कंसल्टेंट मैंने सॉरी एज अ कंसल्टेंट जो वहाँ पे जो इंजीनियर्स रहते हैं कंसल्टेंट वाले, उनके अंडर में मैंने डिजाइन का ड्राफ्टिंग का काम किया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग। ओके, सो इसमें रहता ऐसा है कि एक पार्ट रहता है एनालिसिस वाले का, दूसरा पार्ट रहता है जो उसको ड्राफ्ट करता है। मतलब अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपने अगर कुछ बीम का डिजाइन किया है, बिल्डिंग का डिजाइन किया है कंप्लीट, तो वो एक बिल्डिंग डिजाइन करने वाला एक कंप्लीटली अलग रहता है, और जो उसको ड्राफ्ट करता है वो एक अलग रहता है, अगर हम एक बड़े फर्म की बात करें तो। अगर हम छोटे फर्म की बात करें तो वहां पर सभी चीज जो है वो एक ही बंदा रहता है, और वही उसको सब कुछ करना पड़ता है। प्लान भी वही बनाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन भी वही बनाता है, एलिवेशन भी वही बनाता है, और बाकी जितने भी डिजाइन्स रहती है छोटी छोटी, वो सभी डिजाइन्स जो है वो उसी जो भी मेंबर है वो उसको ही बनाना पड़ती है। ठीक है, सो जो मेरे पास टास्क था वो वही था कि एज अ इंजीनियर मुझे वो सभी टास्क करना पड़ते थे। एज अ इंजीनियर मुझे प्लान भी बनाना पड़ता था, मुझे वहां पर स्ट्रक्चर को भी देखना था, वहां पर मुझे एलिवेशन भी पार्ट देखना था, वहां पे मुझे दूसरी जो डिजाइन थी वो भी मुझे बनाना पड़ती थी। ठीक है, सो एज अ इंजीनियर मैंने आफ्टर साइट इंजीनियरिंग जॉब मैंने वहां पर कंसल्टेंट के फर्म में ये सारी चीजें करी। उसके बाद फिर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग था, ओवरऑल फोकस मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि मेरा फोकस फिलहाल वही था। मेरा मास्टर्स इसी बीच में हुआ, जो सर एक मैंने मिनट, बैचलर्स को कंप्लीट किया। हाँ जी। सर मैं यहाँ पर कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सभी के साथ ही ओके, दिक्कत हो रही है? सभी को सुनाई दिखाई दे रहा है प्रॉपरली या नहीं दे रहा? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सर अभी स्क्रीन तो ऑफ ही है, अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग लेकिन डिस्कशन ही आवाज कर की रहे भी उनको शायद हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो आवाज रही है। का प्लीज, हाँ आवाज का देख लो। ओके हाँ, तो आवाज जब हाँ दिखाई तो नहीं देगा कुछ, ठीक है, वो तो सीधी बात है क्योंकि स्क्रीन पे कुछ है ही नहीं। लेकिन वॉइस आप तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके सर, ओके, यू कैन कैरी ऑन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके ओके, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। ओके, सो यहीं पर मेरा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरा आफ्टर बी मैंने मास्टर में भी एडमिशन ले चुका था मैं, और वहीं पे मेरा मास्टर प्लस जो है जॉब दोनों भी चल रहा था रनिंग। हमारा कॉलेज कुछ इस तरीके से था, जो प्रोफेशनल के लिए हमारा जो क्लास रहता था वो सैटरडे संडे ही लगता था जनरली। ठीक है, तो मेरा वहीं से मास्टर भी कंप्लीट हुआ, और वैसे ही मेरा बी के बाद जो जॉब थी वो भी कंप्लीट होती गई। देन मैं उसी में आगे बढ़ता गया, और स्ट्रक्चर की फील्ड में ही मैं आगे बढ़ा, और स्ट्रक्चर डिजाइन ही अभी तक कर रहा हूँ।
एंड अभी हमारा रेगुलर साइट विजिट्स होते हैं, अलग अलग साइट इंस्पेक्शन पे जाना पड़ता है कभी कभी, कि आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बन गया है उसके बाद भी हमको देखना पड़ता है। कुछ कुछ चीजें कहीं पर रेट्रोफिटिंग के भी केसेस आते हैं, जहां पर रीस्टोरेशन के भी कुछ केसेस आते हैं, जहां पर अगर कुछ बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बनाने के लिए जो है कुछ वापस क्या कर सकते हैं, या फिर उसमें उसी को रीस्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर हमको रेगुलर विजिट्स पे जाना पड़ता है। मान लो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेदर इट इज नॉर्मल बिल्डिंग G+1 G+2 और इट इज एनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग G+4 5 और 6 और एनीथिंग लाइक दैट। सो हमें सभी जगह इंस्पेक्शन पे भी जाना पड़ता है और उन सभी जगहों पर डिजाइन तो देना ही है, डिजाइन के बाद साथ साथ हमको साइट विजिट्स भी चेक करना पड़ती है कि वो सारी चीजें जो है वो सही इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट मेरा जो जर्नी है वो फिलहाल अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो साइट इंजीनियर से लेके एज अ सिविल इंजीनियर, देन सिविल इंजीनियर से लेके एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है, सो यही तक का मेरा जर्नी है एंड फिलहाल मैं आप लोगों के साथ हूँ एंड वी विल बी डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट थिंग्स। ठीक है। ओके, तो प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्नी को यहाँ इनके साथ सामने रखने का। तो जी भाई साहब देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर, जितने लोगों ने प्रशांत सर को सुना, आप लोगों को सुन के पता चला होगा कि आपको भी अगर इस फील्ड में जाना है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है सबको? डिजाइन उसी कंपनी में स्टार्ट किया था। सर आपसे ये सवाल है। डिजाइन उसी कंपनी में नहीं है। देखो, एक तो मैंने जो जॉब की थी वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में की थी, साइट वाली। देन जो डिजाइन कंपनी थी वो एज अ कंसल्टेंट था। कंसल्टेंट मतलब जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, खुद का स्ट्रक्चर फर्म भी रहता है, उन्हीं के पास मतलब सारे डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी डिजाइन रहती है वो उन्हीं की फर्म में होती है। तो उसके लिए अगर छोटी फर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमको वहीं पर ही सारी चीजें करना पड़ती है। यू हैव टू डील विद प्लान, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सो मैंने उसी कंपनी में ही किया है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है भाई सर की जर्नी को लेकर या अपने कंफ्यूजन को लेकर, इस काम को लेकर? और किसी सज्जन का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। चलो, तो शुरुआत में चाहता हूं कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक लेवल पर हो। ठीक है, शुरुआत में हम बहुत ज्यादा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे ना घुस जाए, बल्कि उसके पहले भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करें डिजाइनिंग को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर। तो इसीलिए प्रशांत सर ने और मैंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि आज आपको पहले आरसीसी के बेसिक्स कंसेप्ट से एक बार आपको ले जाया जाए, आपको इसका रिवाइज किया जाए कि आरसीसी डिजाइन जब करते हैं तो उनमें अगर स्लैब की डिजाइन है, अगर बीम की डिजाइन है, कॉलम की डिजाइन है, फुटिंग की डिजाइन है, तो ये जितने भी मेंबर्स होते हैं इनके अंदर डिजाइन करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। हाँ, प्रशांत सर ने मास्टर्स मास्टर्स किया हुआ है। जी हाँ। यस सैयद नावेद, हाँ मेरा ठीक है। मास्टर्स भी आफ्टर बैचलर्स कंटिन्यूड था। हाँ ठीक है। तो प्रशांत सर, अब मैं चाहूंगा कि आप इनको जरा आरसीसी डिजाइन के जो कंसेप्ट हैं उनसे एक बार बिल्कुल सर, बिल्कुल गुजारिए और इनसे डिस्कशन आगे शुरू कर दीजिए। और हाँ, बिल्कुल आगे सर। बढ़ने से पहले मैं आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेंबर्स, उन सभी से ये भी कहूंगा कि अगर बीच में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बेझिझक पूछिएगा। अगर कोई सिल्ली सा, मतलब होता है ना, बिल्कुल मासूम सा सवाल होता है ना स्ट्रक्चर को, डिजाइन को लेकर या कंसेप्ट को लेकर, तो वो भी पूछिएगा ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो प्रशांत सर, यू कैन कैरी अहेड नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू। लेट मी शेयर द स्क्रीन, प्लीज वेट। और जो लोग कह रहे थे स्क्रीन नहीं दिख रहा, आप उनको स्क्रीन शेयर करेंगे सर तो दिखाई देगा। ठीक है। सूरज कुमार को ना ऑडियो आ रहा है ना वीडियो। सूरज कुमार, ऐसा तो नहीं हो सकता आपने अपना ईयरफोन या कुछ वॉल्यूम वगैरह कम कर रखा होगा शायद, क्योंकि ऑडियो मेरे ख्याल से बाकी सभी को आ रहा है। Yunus sir, please give me access for sharing the screen. ओके I ओके think I'm not able to share. ओके, लेट मी डू। इंटीरियर का कर सकते हैं क्या साइंस ग्रेजुएशन वाले? यस यस, इंटीरियर कोई भी जनरली कर सकते हैं, देयर इज नो सच इशू इन दैट। कुछ वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे अगर भोपाल की बात करूँ तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इंदौर की बात करूँ तो डीएवी काफी अच्छा है। वैसे मुंबई मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। सो यहाँ पर आप कर सकते हैं, देयर इज नो थिंग लाइक
कि वी शुड हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सिविल और एनी आर्किटेक्चर आप लोग कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है सर, अब आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके ओके। ओके, तो अब जरा चैट के अंदर बताओ सबसे पहले मुझे कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, आवाज स्क्रीन सबको आ रही है क्लियरली? चले बढ़िया। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन अभी सभी को दिख रही है। यस, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पर एक जो बेसिक सी बुक यहाँ पर हमने जो है इसको डिस्कशन के लिए रखी है। इस बुक के अंदर हम लोगों ने इस मतलब पर्पस इस बुक का रखने का हमारा सिर्फ इतना सा है कि इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो काफी सॉर्टेड दी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो आपकी जो भी कोर्स की बुक है, करिकुलम की बुक है, आप क्योंकि अभी आप सभी फ्रेशर्स हैं, सो आई थिंक कि आप सभी के पास जो भी आपका कोर्स, जो भी आप जहाँ से भी कोर्स आपका चल रहा है वहां पे आपने देख रखा होगा, या फिर जो भी अपने आरसीसी का रिसेंट में होता है, जनरली एंड के सेम्स में रहता है आरसीसी 1 एंड आरसीसी 2। तो आरसीसी 2 शायद आपका 7th या 6th 7th सेम या 8th सेम इनमें ही रहता है। तो वही वाली बुक भी आप प्रिफर कर सकते हैं। देर इज नो सच इशू कि हमको कुछ एक अलग से बुक को प्रिफर करना है या ऐसा कुछ भी। आप जो चाहे उस बुक को प्रिफर करें। देर इज नो यस, थिंक कि हमको सिर्फ स्पेसिफिक वही बुक यूज करना है। ये सिर्फ हमने एक आपको रेफरेंस पर्पस के लिए दिखाई है, और सर जस्ट मैं फॉर अ रेफरेंस ये बुक है। मैं हाँ जी, आपको रोकना चाहूंगा बीच में जरा। जी जी। जितने भी यहाँ पर ये जो बुक दिख रही है ना आपको, ये डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की बुक है, बहुत ही बेसिक बुक है, इसमें बहुत एडवांस नहीं दे रखा है। मैं सर आपसे कहूंगा इसका पेज नंबर 48 से डायरेक्ट ओपन कीजिए। बिल्कुल सर। इसमें एक ओके G+3 की बिल्डिंग है ना, उसकी डिजाइन पूरी दे रखी है, ठीक है। और इसका जो G+3 के अंदर जो डिजाइन दे रखी है ना, अच्छी बात ये है क्योंकि आप टेक्निकल सिविल पे हो, तो G+3 की एक कंप्लीट डिजाइन की वीडियो सीरीज है, वो हमारे पास रेडी है। आपको अच्छा। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे मतलब सॉरी नीचे तो नहीं, वो आदत सी पड़ गई है, लेकिन उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे ग्रुप में शेयर कर देंगे हम लोग। तो आप इस बुक को भी प्रीफर कीजिएगा, इस बुक को भी हम हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे, प्लस इसके ऊपर जो पूरी एक वीडियो सीरीज है हमारी, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ और ऐसी रेफरेंस बुक्स हैं, अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, तो ऐसी कुछ रेफरेंस बुक होती है जैसे कि एस के दुग्गल की है, सुब्रमण्यन की है, राममरूथम की है, और भी बहुत सारी ऐसी बुक हैं, शायन करवे हैं। तो ये सारी बुक्स की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही बोल रहा हूँ, सॉरी लेकिन हमारे ग्रुप में आपको ये सारी बुक्स हम जो है वो साथ साथ में शेयर करेंगे। तो आप वहां से डाउनलोड करके इन सभी बुक से थोड़े अपने, हाँ पिल्लाई और मेनन भी है, ठीक है, वो भी है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स आपको हम ग्रुप में शेयर करेंगे मटेरियल के तौर पर, आप इनको अपने पास डाउनलोड करके इनमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आरसीसी के, वो सारे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपके सामने जो है आपको प्रशांत सर, बहुत ही बेसिक बुक है ये, और ये बुक वो है जो यहाँ पर डिग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, जिनमें से उनको समझाया जाता है, ठीक है। तो ये वो बुक है। तो सर आपको यहाँ बताएगी अभी कि G+3 के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, उनकी डिजाइन और एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बाद आगे आपको कोई सवाल हो तो पूछिएगा। और ये सारा मटेरियल आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा, इसलिए इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। ओके ओके सर, प्रशांत सर यू कैन कैरी नाउ। यस यस बिल्कुल, ओके थैंक यू। सो देखिए अभी यस, हमको जो भी आपने यहाँ पे लिखा है कि बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करते हैं उसमें हम लोग कौन सी मेथड का यूज करते हैं। हम लोग जब मैन्युअल एनालिसिस करते हैं तब हम लोग कौन सी मेथड का यूज करते हैं। एक स्टार्टिंग का एक सिर्फ इंट्रो इसको समझो, आप इसमें और ज्यादा डीप में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड इंटरनेट। ओके, सो यहाँ पर जो ये बुक है इसके अंदर देखिए, हम अगर कुछ सिर्फ एक मेथड की बात करें तो इलास्टिक मेथड में हम लोग देखते हैं, इलास्टिक एनालिसिस में अगर मैं इसको हैंड कैलकुलेशन पे देखूं तो यहाँ पर ये मल्टीपल मेथड है। कानीज मेथड आपने आई होप कि डेफिनेटली पढ़ी होगी। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम ऐसे मुंह पे ही रटा ही रहता है, सभी को सिविल इंजीनियर को तो रहता ही है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड काफी ज्यादा जो है यूज होती है, ठीक है। पोर्टल मेथड रहती है, कैंटिलीवर मेथड रहती है, तो मल्टीपल मेथड है जो यहाँ पर रहती है फॉर हैंड कैलकुलेशन। बट अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टेट ब्रो की बात करूं या मैं सेफ की बात करूं या ई टैब की बात करूं, तो ये जो सभी बुक्स है इन सभी सॉरी ये जो सभी सॉफ्टवेयर है इन सभी सॉफ्टवेयर में हम लोग जनरली फाइनाइट एलिमेंट मेथड का यूज करते हैं, एफईएम मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी बुक्स है
सॉरी, ये जो सभी आपके मेथड्स है, ये सभी सिर्फ मेथड है, कंप्यूटेशनल मेथड है। इन सभी मेथड के हेल्प से हम लोग एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब सिंपली एक कंपोनेंट वाइज बात करूं, तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, sir, please remove the slide from left side. Actually, this is a part of a Chrome, so I cannot remove this. Kindly bear this. और देखिएगा, जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर्स लाइव क्लास में आते हैं ना, उन सभी की अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की Yes, it is जिम्मेदारी रहेगी कि आप important. रेगुलर बेस पर यहाँ पर आया करो, क्लास को अटेंड किया करो, अपने सवाल को डिस्कस किया करो, जो समझाते हैं उसको समझा करो, ठीक है। डेली क्लास में रेगुलर आपकी अटेंडेंस जरूरी है। Yes, so it is a एग्जाम्पल। सो देखो, अभी क्वेश्चन यहाँ पर है कि अ टिपिकल फ्लोर प्लान बिल्डिंग शोन, यहाँ पे जो भी पूरा एक 4 स्टोरी का फ्लोर प्लान है, 3.35 मीटर इसका जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। प्लिंथ भी, हाइट ऑफ प्लिंथ यहाँ पर 1 मीटर है, एक्सटर्नल वॉल 9 इंच है, इंटरनल वॉल अराउंड 6 इंच है। सो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल है, वो भी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वो भी दे रखा है 200 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इम्पोज लोड यहाँ पर सभी दे रखे हैं, रूफ पर फ्लोर फिनिश लाइव लोड सभी दे रखा है यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में। तो ये एक इसका लेआउट प्लान है। लेआउट प्लान हमारा सबसे पहले, अगर मैं आर्किटेक्चरली बात करूँ, तो सबसे पहले फ्लोर प्लान रहता है। फ्लोर प्लान के बाद आपका एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका वर्क रहता है कि वहां पर आपको कॉलम प्लेस करना है, बीम प्लेस करना है, स्लैब प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्लीटली हम लोग स्लैब का पार्ट देख रहे हैं फिलहाल के इस वाले केस में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि स्लैब के हमारे पास मल्टीपल केसेस रहते हैं। जो आपने अगर IS 456 भी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास मल्टीपल केसेस रहते हैं, जिसमें 9 टाइप के शायद केसेस है मेनली, जिसमें हमने किसी का शायद म्यूट नहीं है, काइंडली म्यूट, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग यहाँ पे केसेस है स्लैब के, जिसमें हमको कोइफिशिएंट दे रखा है कि अलग अलग मेरे मान लो एक स्लैब, जो स्लैब का पैनल है वो कंटिन्यूअस है या इंटरनल पैनल है या जो भी है, ठीक है। वो अलग अलग पैनल्स हमको यहाँ पर IS कोड के थ्रू हम लोग वो देख सकते हैं कि हमारा कोइफिशिएंट क्या है उसका। लेट मी ओपन दैट। एक्चुअली ये इसमें क्रोम में चल रहा है, सो इट इज क्वाइट मोर ओके। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पेज 91 में IS 456 में, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास जो है टाइप ऑफ पैनल, आपके पास जैसा भी आपका पैनल है स्लैब का, हम लोग इस स्लैब के पैनल के बारे में भी हमारी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये भी हम लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग इसी हर एक पैनल के बारे में हम लोगों ने सोचा कि इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका इंटीरियर पैनल है तो उसमें कोइफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी, वन शॉट आपका डिसकंटिन्यूअस है, वन शॉट एज आपका कंटिन्यूअस है, या जो भी अपने केसेस, जो भी पॉसिबल केसेस है जो भी यहाँ पर लिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कोइफिशिएंट की सारी वैल्यूज लेते हैं और वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर आगे यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, तो इफेक्टिव डेप्थ हमने यहाँ पे जो है के लिए हमने जो है यहाँ पे लेंथ देखा 3 मीटर का है, लेंथ बाय स्पान बाय डेप्थ का हमने रेशियो देखा कितना है, तो वो 26 है फॉर अवर कंटिन्यूअस बीम या कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात की है, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने वहां से ले लिया है कोड से। अभी यहाँ पे अज्यूम किया है हमने PT इज इक्वल्स टू 0.4%, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट स्टील कितना रहता है, मैक्सिमम कितना रहता है, एवरेज हम लोग कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली हम लोग, अगर हम लोग नॉर्मली बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें हम लोग कितना जो है AST प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमने निकाली, L/D के रेशियो से, L/D के रेशियो से हमारा डेप्थ आ गया है यहाँ पे 85.47 mm, ठीक है। तो 85.47 mm प्रैक्टिकली हम लोग इतना कम तो देंगे नहीं, उसको हम लोग 4 इंच तक ही ले जाते हैं जो हमारा ऑन साइट रहता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, जो उसका इफेक्टिव डेप्थ था वो हमने निकाल लिया, इफेक्टिव डेप्थ से ओवरऑल उसमें कवर ऐड किया। कवर ऐड के लिए हमारे पास यू नो कि हमारे पास जो बार का साइज है उसको हमने डिवाइड बाय 2 प्लस क्लियर कवर करते हैं, तो हमारा ओवरऑल डेप्थ आ जाता है यहाँ पे 115 mm का हमारा जो
है ओवरऑल जो है स्लैब की जो है डेप्थ आ गई है। ठीक है, अभी डेप्थ जो है 115 mm, अगर मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पर हम लोग जनरली 4 से 5 इंच की स्लैब देते हैं नॉर्मल बिल्डिंग के केसेस में। तो 4 इंच हमारा करीब करीब 100 mm हो गया, 5 इंच हमारा करीब करीब 125 mm हो गया। तो यहाँ पर फिलहाल मिड में दिया हुआ है 115 mm। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर इफेक्टिव मैं स्पान। आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हाँ हाँ सर, ठीक है ना। बोलिए ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनट जरा। अच्छा हाँ, तो अभी जरा जितने भी देख रहे हैं ना वो लोग जरा चैट में एक्टिव हो जाओ फटाफट, ठीक है। देखो ये जो सर आपको डिजाइन यहाँ दिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, एनालिसिस मतलब सॉरी एनालिसिस है ये, जो एनालिसिस सर आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, ये क्या आप लोगों को याद है या फिर बिल्कुल नया नया लग रहा है? जरा मुझे चैट के अंदर बताइए कि ये जो सर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को नया नया लग रहा है या फिर थोड़ा बहुत याद है आपको? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थोड़ा याद है, ओके थोड़ा याद है, इट्स नॉट न्यू फॉर अस, ओके वेरी गुड। याद है सर, न्यू न्यू, अच्छा नया नया है, ओके याद है, ओके ओके ठीक है, मतलब मिक्स जवाब है आप लोगों के। ओके ठीक है ठीक है, आप लोगों के जवाब मिक्स है ये। ओके You are fresher, you should have remembered this. एग्जैक्टली आप जब फ्रेशर हो ना तो आप लोगों को ये नया नया नहीं लगना चाहिए था पहले, इसीलिए मैंने सवाल पूछा ये सर, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि देखिए आपकी जर्नी है ना, समझ लीजिए कि आप आज से आपने स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बनने की ठान ली है, मान लो आपकी आज से ये जर्नी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि पहले जो बेसिक्स हैं उस पर आप पूरा फोकस करें। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर नहीं बन जाओगे, ये बात लिख लीजिएगा मेरी कहीं पर आप, ठीक है, दीवार पर लिख लीजिएगा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर नहीं बन जाओगे, आपको ये बेसिक सीखने पड़ेंगे। तो आज ये ठान लो, यहां से एक जो है लिख लो कहीं पर, या वादा कर लो अपने आप से और हमसे भी कि सर क्लास खत्म होने के बाद हम पूरी मेहनत करेंगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने को और समझने को, ठीक है। और जो चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे मटेरियल बुक वगैरह, उनको आप एक बार जरूर रेफर करोगे, ओके। तो ये सारी चीजें आप तय कर लो, ओके। और ये जो सर आपको समझाएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ आईएएस कोड का भी सर आपको आगे बताएंगे, तो वो भी आपको उस पर भी ध्यान देना है, वो बात मैं आगे आपसे करूंगा। लेकिन प्रशांत सर अभी आप शुरू कर दीजिए, अभी आप बढ़िए आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और सो माफ कीजिएगा मैं आपको बीच बीच में काफी मर्तबा रोकूंगा, इसलिए मैं पहले से ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और बाकी जो मेंबर्स है उनको भी क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। ओके आगे बढ़िए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पर देखो मल्टीपल फॉर्मूलेज है जिससे आप लोग वर्कआउट करते हैं, और भी हो सकता है इसमें कुछ और भी आपको पता पड़ता है कि हम लोग ये सिर्फ एक तरीका देख रहे हैं, हो सकता है हमको आगे पहले मोमेंट ऑलरेडी हो हमारे पास और उससे हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारी वो भी चीजें रहती है, आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल रहते हैं बुक्स में, तो आप उनका भी रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें भी अपने को पता होना चाहिए कि बुक के अकॉर्डिंग हमने जो सॉल्व करा है उससे क्या सोल्यूशन आया है और सॉफ्टवेयर में क्या सोल्यूशन आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, फिर यहाँ पे है नेक्स्ट आपका इफेक्टिव। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसा मत समझना बिल्कुल भी कि अगर आप फ्रेशर, आपको कुछ भी नहीं पता तो हमको ये हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जिस दिन आपने स्टार्ट किया, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं इसको, डे वन आपने आज का ही इसको अज्यूम कर लिया है, तो फिर आपको वर्कआउट भी वैसे ही करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट करना पड़ेगी। आई विल टेल कि आप क्या क्या स्टार्ट में क्या क्या कर सकते हैं विद इन द एंड ऑफ दिस टॉपिक्स। ओके, सो चलो लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखो इफेक्टिव स्पान यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। सो पहले यहाँ पे सेंटर सेंटर हमारे पास स्पान है 3000 mm, विड्थ है हमारा सपोर्ट का जनरली 230 mm ही रहता है नॉर्मली केसेस में, वो भी यहाँ पे भी वही दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लियर स्पान हमने निकाल लिया, उसका सिंपली उसको डिडक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने क्या ओवरऑल, मतलब इसका ओवरऑल का आपका जिस्ट क्या, इसका मतलब क्या, इससे क्लियर स्पान से हमने ये निकाला, इफेक्टिव स्पान से हमने ये निकाला कि ओवरऑल आपका जो कभी अगर लोड आता है तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि इतना ही पार्ट हमारा जो है वो हमारा जो उस लोड को बियर करने में या रेजिस्ट करने में हमारा उसको सपोर्ट करेगा। मतलब अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मेंबर पे 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, तो उसका जो इंटरनल मेंबर है वो उसको रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ उसका उतना ही एरिया जो है अवेलेबल रहेगा जो आपके पास यहाँ पर अपने पास निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने पास निकल के कितना आया 2860 mm। ठीक है, मतलब अपने पास ओवरऑल कितना एरिया था 3000 mm था, बट अपन ने उसका इफेक्टिव एरिया बता दिया कि वो 2860
160 आ गया है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि हम हमारा जो एक्चुअल एरिया था वो 3000 है, बट हमारा अगर हमने इसको फॉर्मूले से निकाला है तब वो हमारा कितना आया, 2860 2.8 मीटर हो गया 3 मीटर की जगह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में हमारा इतना ही एरिया यूजेबल एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं लोड कैलकुलेशन। हमने इसी में कुछ लोड कैलकुलेशन भी दिखा है यहाँ पे। स्लैब का हम लोग पर मीटर हम लोग जो है उसका सेल्फ वेट निकाल रहे, डेड लोड निकाल रहे सारा, तो सेल्फ वेट हमने निकाल लिया, फ्लोर फिनिश हमने निकाल लिया, उसको फैक्टर कर दिया। सिमिलर वे में हमने लाइव लोड निकाला, लाइव लोड में ऐसा आपको कुछ निकालना नहीं पड़ता है, उसको आपने सिंपली फैक्टर करके यहाँ पे लिख दिया है। सेम टू सेम अब आपने बेंडिंग मोमेंट जो है उस बेंडिंग मोमेंट निकाला है। ठीक है, तो लाइव लोड और डेड लोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टैड प्रो में भी या ईटैब में भी या जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करने वाले हैं उसमें आपको ये वैल्यूज इनपुट करना पड़ती है। तो यू शुड बी अवेयर कि हमको डेड लोड निकालना कैसे है। कुछ नहीं करा हमने पर मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर के लिए हम इसका जो है सेल्फ वेट निकाल रहे हैं स्लैब का, तो हमने 1 मीटर उसकी थिकनेस हो गई, उसकी डेंसिटी हो गई। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सिर्फ हम एक बार देख रहे हैं कि वो है क्या एक्चुअल में वापस से। तो सेल्फ वेट हमारा स्लैब का क्या है 1 मीटर के लिए, इतनी मतलब वॉल्यूम इनटू हमने डेंसिटी कर दिया है, तो हमारा क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर हमने एरिया इनटू डेंसिटी करा है, क्योंकि हमारा यूनिट जो है वो यूनिट के ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसका यूनिट क्या है एक्चुअल में। जो हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, वैसे यहाँ पर सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट रहती है। ठीक है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, आई एम नॉट गोइंग सो फार। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो सेल्फ वेट हमने निकाल लिया है पर मीटर के फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये पर मीटर के लिए निकाल रहे हैं हम। फ्लोर फिनिश आपको पता है कि फ्लोर फिनिश हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए अज्यूम किया हुआ है कि 1 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, बट इसको आप चेंज कर सकते हो एज पर IS 875 कोड के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। डेड लोड के लिए भी हम लोग जो है बहुत सारे केसेस है हमारे पास कि डेड लोड हम लोग RCC का कितना लेते हैं। अगर हम लोग इसमें अर्थक्वेक के तक जाते हैं तो उसके अंदर भी हमारा डेंसिटी चेंज होती है, वो भी हम कितना कितना करते हैं वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, लाइव लोड हमने यहाँ पे लिया है 4 किलो न्यूटन का। बेंडिंग मोमेंट हमने यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कुछ यहाँ पे जो भी हमारे कोएफिशिएंट्स थे बेंडिंग मोमेंट के, उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी पॉइंट्स थे हमारे उस पे सभी जगह पे हमने मोमेंट निकाल लिया है, बेंडिंग मोमेंट, उसका एक पूरा चार्ट बना लिया है हमने। सेम वे में आपको स्टेड प्रो भी यही करके देता है कि आपको वो अलग अलग पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के देता है। आपको अगर मैं बीम की बात करूं तो उसके लिए, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो इसी तरीके से प्रोसेस करता है कि आपको अलग अलग पॉइंट पे मोमेंट निकालेगा। उन मोमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मैक्सिमम है या फिर जो भी हमारा क्रूशियल है या फिर जो भी क्रिटिकल है, उस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे वो हमें उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट चेक करते हैं मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिलहाल हमने यही किया है कि हमने बेंडिंग मोमेंट के सारे कैलकुलेशन कर लिए। फिर एंड में हमने उससे जो है मोमेंट देखा, मोमेंट कितना है, सैगिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि आपका स्लैब है तो स्लैब का आपने अगर डायग्राम देखा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फिर एक बीम का भी एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा होगा, तो सेंटर से जो आपका सैगिंग मोमेंट है और जो कॉर्नर से उसके वहां पर हॉगिंग मोमेंट है। हॉगिंग मतलब वो थोड़ा सा ऊपर की साइड उठ रहा है, सैगिंग मतलब वो थोड़ा सा नीचे की साइड आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमको जो एक्चुअल में रीइंफोर्समेंट की नीड है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग, जब हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट आपने सभी अच्छे से पढ़े होंगे, तो इन मोमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे mu/bd² की वैल्यू निकाली। mu/bd² से यहाँ पे एक स्पेशल कोड है, यहाँ पे SP16। ठीक है, आपने शायद इसको पढ़ा होगा SP16। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐसे बहुत बार देखते हैं कि आप लोगों ने कॉलेज में भी ऐसे कोड को आप साथ में ले जाते हो जब आपका एग्जाम रहता है, तो वहां पर हमारा सिर्फ इतना सा यूज रहता है कि हमारा इस mu/bd² या फिर PT जो हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील जो निकाल रहे हैं, उस PT को जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, या फिर उसकी जो डिटेलिंग है उसके लिए हम लोग SP16 का यूज करते हैं। SP16 इज स्पेशल कोड। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आगे फिलहाल कि इसको एक्चुअल में इसका थोड़ा सा यूज देखेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आपको यहाँ पर इतना समझना है कि SP16 से हमने यहाँ पे PT निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे mu/bd² की जो वैल्यू है यहाँ पर 1.095 आई है। इस वैल्यू को हमने M20 और Fe500 ग्रेड या फिर जो भी आप ग्रेड यूज कर रहे हो कंक्रीट एंड स्टील बोथ, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दी हुई है SP16 में। पेज नंबर 48 यहाँ पे आपको मेंशन है, तो पेज नंबर
48 के अकॉर्डिंग हमने इसमें यूज किया है। यहाँ से हमने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला कि 0.325% होना चाहिए। तो हमने बी हमारे पास है पर मीटर, डी हमारे पास डेप्थ है, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील आपका जितना भी आया वो एरिया ऑफ स्टील आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल को रिलेट करते करते उसको आपको लगाना है, जैसा आप यूजुअली करते भी हैं कि यहाँ पर आपका एएसटी आया 292 स्क्वायर एमएम। ठीक है, तो यहाँ पे 292 स्क्वायर एमएम जैसे आया तो आपने उसको कर दिया अप्रोक्सीमेटली 260 एमएम आपका सेंटर टू सेंटर आ गया है। ओवरऑल 10 एमएम का सरिये के अकॉर्डिंग 302 हमने उसको कर दिया है। मतलब अगर मान लो आपका 292.5 आया है तो आपने उसको राउंड ऑफ करके 300 कर दो, ये जैसा भी आप जो जनरली करते ही हैं। ठीक है, फिर अब आप जितेंद्र सर प्रीमियम लेना पड़ेगा। नहीं, प्रीमियम हम ले लेते हैं उसका, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, But लेकिन we have our dedicated system हाँ for this. हमारा डेलीकेटेड Don't है, worry for this. उसमें रिस्ट्रिक्शन था, हम दोनों साथ में नहीं आ सकते थे, इसीलिए मैं नहीं आया पर मतलब ठीक है। चलो खैर, तो क्लास वैसे बोरिंग तो नहीं लग रही ना आपको भाई? कमेंट के अंदर बताओ जरा, क्लास आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्या है? बता My देना, ठीक है? education is masters in structure. हाँ, प्रशांत सर मास्टर्स है स्ट्रक्चर में, पहुंची हुई हस्ती है, देख लेना। और देखो प्रशांत सर का अपना जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल नॉलेज का, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर के तौर पर, इसलिए आप उनसे कुछ अपने सवाल भी हमेशा पूछते रहा करो, ठीक है? साइट को लेकर अभी जैसे सर आपको बता रहे थे कि हम जनरली हमारे जो स्लैब की थिकनेस आई थी वो 110 mm की आई थी, लेकिन जनरली हम साइट पर 4 से 5 इंच लेते हैं। तो इस तरह से जो रिलेट करके आपको बताते हैं ना, वो वही बता सकता है जो साइट पर या रियल में काम करता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी कंपेयर करते चलेगी आपके साथ, ठीक है? चलिए, तो सर अभी आप कैरी कर सकते हो आगे, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके वी विल स्टार्ट। ठीक है, सो सोनू इज और टेलिंग सर ये है ना, ये जो आपका स्लाइड है यहाँ पर डीआरसीएस के बाजू में 3 लाइंस है, डीआरसीएस के पास ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर डीआरसीएस लिखा हुआ है, उसके बाजू में 3 लाइंस है, आप उस पर जरा क्लिक करके देखिए, हो सकता है शायद वो क्लोज हो जाए मेन्यू। ओके, अच्छा हाँ हाँ हो गया। यस ओके, अब ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है ओके, सो जैसा अभी हमने मेन रेनफोर्समेंट निकाला है, वैसे ही अभी हमने, क्योंकि सारा जो मोमेंट था वो हमने पॉइंट्स जो उस मोमेंट के लिए हैं वो सभी के सभी सेगिंग मोमेंट्स के लिए हैं। अब हम लोग जो मोमेंट देख रहे हैं वो हम देखेंगे कॉर्नर कॉर्नर के लिए। मतलब हम लोग जनरली जो भी स्टील प्रोवाइड करते हैं इन बीम एंड स्लैब दोनों में, हम लोग जॉइंट्स पे हमेशा स्टील जो रहता है वो अलग रहता है, और जो हमारा सेंटर है उस पे स्टील जो रहता है वो अलग रहता है। जनरली हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है आपका वो सिमिलर आ जाए, बट जनरली जो हमारे मेजर केसेस रहते हैं उनमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा स्टील थोड़ा सा प्रोवाइड हो जॉइंट्स पे, क्योंकि हमारा जॉइंट जो रहता है वहां पर जो एक क्रिटिकल जो है कंडीशन बनती है, वो क्रिटिकल कंडीशन ऐसी बनती है कि आपका जॉइंट जो रहता है उस पॉइंट पे आपकी जो स्लैब रहती है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये सोच के चले कि आपकी एक स्लैब है या बीम है वो नीचे की साइड आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है सेंटर से, और जो डिफ्लेक्ट हो रही है जो स्लैब कॉर्नर कॉर्नर से वो थोड़ी सी ऊपर की साइड हो रही है, सेगिंग एंड हॉगिंग ऐसे दोनों कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले सेगिंग का निकाल लेते हैं मोमेंट के बाद हम एएसटी निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस SP16 एंड IS 456 फॉर अवर जनरल केसेस। तो हमने इन जनरल केसेस में हमने जो है मोमेंट निकाल लिया, मोमेंट के बाद एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। एरिया ऑफ स्टील हमने यहाँ पर जो फाइनल प्रोवाइड किया है वो 10 mm का ही किया है। 10 mm ही हम लोग ऑन साइट प्रैक्टिकल केसेस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो 10 mm का हमने सरिया यूज किया है, 260 mm फिलहाल इसकी स्पेसिंग यहाँ पे जो है आई है अपने पास। अब हम लोग जा रहे हैं जो अल्टरनेट बार्स के लिए। ठीक है, अल्टरनेट बार नियर सपोर्ट ए। ठीक है, तो सपोर्ट के पास भी हमने सारे मोमेंट निकाल लिए, जितने भी मोमेंट आ रहे हैं उन मोमेंट के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग पॉइंट पे एरिया ऑफ स्टील निकाला है, और उन एरिया ऑफ स्टील पे हमने जो भी स्पेसिंग आया हमारा उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब फॉर एग्जांपल ये चीज समझो कि मान लो आपने 5 पॉइंट लिए स्लैब पे, और उन 5 पॉइंट पे आपका अलग अलग मोमेंट आया, अलग अलग स्पेसिंग आई, तो क्या आप एक ही स्लैब का पैनल है, आपका 5 मीटर का मान लो एक स्लैब का पैनल है, और उस पर आपकी अलग अलग जगह अलग अलग स्पेसिंग आई है, तो हम लोग ऐसा प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा उसको सिमिलर
दे, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर उसको थोड़ा सा सही से प्रोवाइड कर सके। मान लो आपका 10 mm का ही बार आया एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे 10 mm का बार आया पहले पॉइंट पे, उसमें आपकी स्पेसिंग आई मान लो 280 mm, और दूसरा पॉइंट आया आपका उस पे आपकी स्पेसिंग आई 310 mm। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा इसका एवरेज लेके उसको कंटिन्यूअसली पूरा सही से प्रोवाइड कर दे, ताकि उसको ठेकेदार यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमको ऑन साइट चीजें भी देखना है, वो भी आपको ही देखना है। एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपके पास सारी चीजें, सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। जो भी उसको ऑन साइट इशू हो रहे हैं उसका रिजोल्यूशन आपको ही देना पड़ेगा। देयर इज नो अदर पर्सन हु विल डू दिस। ना तो आर्किटेक्ट करेगा वो चीज, ना ही वो कोई मैकेनिकल प्लम्बिंग वाला करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला करेगा, ना ही कोई वो दूसरा जो भी इंजीनियर इंटीरियर वगैरह वाला, कोई कुछ दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ही सारा रिजोल्यूशन देना है। ठीक है, तो आपको वो चीज थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी रिलेट करते जाना है कि वो क्या चीज, अगर यहाँ पे मान लो अभी फिलहाल स्पेसिंग मान लो 8 mm का सरिया आया आपका अल्टरनेट बार के लिए, जिसमें स्पेसिंग आई है 210 mm की, तो क्या ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर एक पॉइंट के लिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखते जाना है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी मैन्युअली कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी अलग अलग आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉफ्टवेयर पे ले जाएंगे तो थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन की मेथड रहेगी, वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा उसका। सो अपन ने यहाँ पे फिलहाल भी यही किया हुआ है। अपन ने अभी वन वे स्लैब फिलहाल ये ली हुई है। इस वन वे स्लैब के अंदर अपन ने अलग अलग पॉइंट पे मोमेंट निकाले, अलग अलग पॉइंट पे जो सेगिंग पॉइंट थे, हॉगिंग पॉइंट थे, उन सभी पॉइंट्स के लिए अपन ने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ स्टील जो है अपने पास SP16 से आ गया है, और इसको अपन ने पूरा ओवरऑल जो है फाइनली रिजोल्व करके इसका एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम के अंदर अपन ने सारी चीजें मेंशन कर दी है कि आपका 8 mm का बार कहाँ पर है, जो 10 mm का बार है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो एक सिंपल बीम है, वन वे कंटिन्यूअस स्लैब है इसकी, सॉरी स्लैब है ये, तो सिंपल अपनी वन वे कंटिन्यूअस स्लैब है। और इस स्लैब को अपन एक मैनुअल पार्ट, अपन ने जितना भी मोमेंट और जितना भी वेदर वो हॉगिंग के लिए, वेदर वो सेगिंग के लिए, अपन ने सारा ओवरऑल सभी जगह, सपोर्ट पे भी, सेंटर में भी, सभी जगह अपन ने मोमेंट निकाले, एरिया ऑफ स्टील निकाल के एक फाइनल डायग्राम बना दिया। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन एक शेड्यूल बनाते हैं, और वो शेड्यूल हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अपन ने अभी वन वे स्लैब का देखा, वैसे ही अपने पास टू वे स्लैब का भी रहता है, सिमिलर रहता है, सेम तो नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है, लेट मी रीड दिस। If the site is surrounded by building on 3 sides and a road on south side, and I wanted to use the west side till the property line, then what will be the option? I mean, is it possible that concrete wall be provided so that even plastering is not provided, the building is not being damaged? If possible, please answer at the end of session. Okay, we will discuss this once this class will end. ठीक है, चलो, तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर एक जो सेम वे में हमने एक, हाँ सर, जी जी सर, हाँ मैं माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके कुछ माइक्स ऑन है, और वो साइड में जो नॉइस चल रहा है वो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, है ना, कुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने अपने माइक ऑफ कर लो, जब जरूरत है तो ऑन कर देना, ठीक है, ऐसे ही ऑन मत रखिएगा उसको, ओके प्लीज। और सर इनको है ना एक सवाल पूछ लीजिए कि वन वे और टू वे स्लैब कैसे पता चलता है, उनका एक रेशियो होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो तो अगर किसी को पता हो ना तो बताइए जरा कमेंट के अंदर। जिसको भी पता है वो मेंशन करो यहाँ पर सर मैसेज ये अब में। जरा इसको स्क्रॉल कर दीजिए, डाउन कर दीजिए, जवाब उनको मिल जाएगा, वरना ये PDF को मिल गया वैसे तो लगभग। चले कोई बात नहीं, ये पूछना था आप लोगों को सवाल कि टू वे और वन वे स्लैब क्या होता है, लेस देन टू वे, ओके। अब वो तो आपके सामने जवाब है तो पूछने का मतलब नहीं रहा कोई। अभी हाँ, ठीक है सर, सभी के पास चैट आ ही गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके तो ओके, यू कैन देखो, कैरी ऑन सर। हाँ देखो इसका अगर हम लोग टेक्निकली फॉर्मूले वाइज बात करें तो सिंपल है कि हमारा लॉन्गर डायरेक्शन बाय शॉर्टर डायरेक्शन अगर ग्रेटर देन 2 है तो कौन सा स्लैब है, जो हमारा अगर इसका वैल्यू इससे कम आ रहा है तो हमारा कौन सा स्लैब है। बट इसका हाँ मेजर जो पॉइंट बोला है वो हमारा अखिलेश बोल रहे हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा एक ही साइड जो है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हमारा ऑकर हो रहा है, और जो टू वे स्लैब है उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि वो दोनों साइड हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। बट ये हम लोग सिर्फ एक अजम्पशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि वन वे स्लैब में दूसरी डायरेक्शन में जरा सा भी मोमेंट नहीं आता। ये सिर्फ हमने अज्यूम किया हमारे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कि
कि वहां पर कुछ भी मोमेंट ना आए। ठीक है, आप लोग जैसे इसमें रिसर्च में जाते जाएंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा कि वहां पर भी कुछ मोमेंट आता है, और अगर अपन उसको एक्चुअल बेसिस पर डिजाइन करें तो देयर इज मोमेंट ऑन अनदर साइड ऑल्सो। ठीक है, बट फॉर आवर ईज इन कैलकुलेशन वी आर डूइंग दिस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने अभी टू वे स्लैब और वन वे स्लैब देखा, तो उसी के अंदर हमने अभी जो एग्जांपल देखा वो वन वे का देखा। सिमिलर वे में आपके पास जो पीडीएफ आएगा उसमें आपको यहाँ पर एक टू वे स्लैब का भी पूरा एक सैंपल जो है या एग्जांपल बोलूं मैं तो वो एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं अब। लेट मी चेक फॉर अनदर डिजाइन so that our other design will also complete. यस, सो इट इज डिजाइन ऑफ बीम। ठीक है, तो अभी हम लोग सिमिलर वे में आपके बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपका बीम और जो स्लैब, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा बट कुछ कुछ बोलूंगा कि कुछ ऐसे फॉर्मूले आपके जो बीम और स्लैब के लिए कॉमन रहते हैं। स्पान बाय डिफ्लेक्शन रेशियो आपके जो है, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें रहती है वो आपकी कॉमन रहती है। ठीक है, तो वो चीज भी आप लोग को अगर जब भी आप कोड देखेंगे तो आपको पता पड़ती जाएगी धीरे धीरे। आप लोग क्लास में आगे जाते जाएंगे तो हम लोग जो भी हमारे डिस्कशन चलेंगे तो आपको उसमें क्लियर होते जाएगा कि क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल के केस में हम लोग एक बीम का डिजाइन अब देखते हैं। टॉर्शन रेनफोर्समेंट ऑन कॉर्नर, उसके बारे में बताओ। ठीक है, टॉर्शन रेनफोर्समेंट फिलहाल इस वाले जो एग्जाम्पल है इसमें नहीं है, बट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, चलो, तो डिजाइन ऑफ बीम, बीम के लिए डिजाइन में यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपका एक बीम जो है वो हमने लिया है बिल्कुल रेगुलर साइज है जो हम लोग ऑन साइट लेते ही है, 9x12 9 इंच बाय 12 इंच। तो अज्यूम साइज ऑफ बीम 230 बाय 300 mm, साइज ऑफ कॉलम 300 mm बाय 300 mm। अगर मेरा सिस्मिक जोन है, अर्थक्वेक जोन है, जोन 4 है, जोन 5 है, जोन 5 में हम लोग या जोन 4 भी रहता है तो हम लोग मिनिमम जो साइज रहता है कॉलम का वो 300 mm बाय 300 mm प्रोवाइड करते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉलम का साइज प्रोवाइड किया 300 बाय 300। लोड ऑन बीम हमने निकाल लिया, जैसे हमने सेल्फ वेट निकाला था, तो जो सेल्फ वेट हमने निकाला था फिलहाल वो बीम के लिए निकाला था। यहाँ पर हम लोग सॉरी स्लैब के लिए निकाला था, अब फिलहाल हम लोग अब बीम के लिए देखते हैं। सेम वे है, पर यहाँ पे वहां पे जैसे आपने पर मीटर के लिए निकाला था स्लैब का बीम का वेट, यहाँ पर हम लोग जो है पर जो है स्क्वायर मीटर के लिए ले रहे हैं। मतलब आपका 1 मीटर बाय 1 मीटर के पैनल के लिए हमने सेल्फ वेट निकालेंगे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो हमने पर स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए निकाल लिया है, यहाँ पे 0.115 हमारा स्लैब का एरिया था। जो यहाँ पर देखो लोड ऑन बीम आ रहा है फिलहाल, तो बीम के ऊपर लोड कौन सा है, स्लैब का लोड आया, फ्लोर फिनिश का लोड आया, लाइव लोड आया, ओवरऑल लोड इसका कितना हुआ वो हो गया हमारे पास। डिजाइन लोड हमने निकाल लिया, मेसनरी वॉल का भी लोड हमने निकाला। अगर मैं सिंपली इसका कैलकुलेशन की बात करूं तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे कैसे कि वॉल का लोड कितना आया, तो आप कुछ भी नहीं करना आपको। जो वॉल्यूम है आपका, अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल मेरी मान लो 0.15 इंच की वॉल है, हाइट में मान लू कि 3.2 मीटर की मेरी हाइट है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक या फिर डेंसिटी ऑफ एएसी ब्लॉक जो भी आपने यूज किया उसकी डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है। थिकनेस आ गया, एक और ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये आपकी डेंसिटी है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, सॉरी किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में। तो अगर हमने 1 मीटर और यहाँ पे डिवाइड में अपने पास क्यूबिक मीटर, तो वहां से एक पार्ट बच गया, तो हमने यहाँ से इस तरीके से इसका लोड निकाला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट का ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक कुछ भी आपको आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है, तो आप सिर्फ अभी फिलहाल यूनिट पे ध्यान देते जाओ कि यूनिट क्या बोल रही है। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकाला अपन ने, तो उसकी यूनिट क्या है 2.875 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अपन ने पर स्क्वायर मीटर का एक्चुअल मतलब क्या कि 1 मीटर बाय 1 मीटर का पैनल है, उस पैनल के ऊपर अपना कितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये 2.875 किलो न्यूटन लोड लगा किस एरिया पे, पर स्क्वायर मीटर के एरिया पे। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमारी जो है डेड लोड अपन ने स्लैब का निकाल लिया, वॉल का निकाल लिया, सेल्फ वेट बीम का खुद का कितना
तो वो भी हमने निकाल लिया कि वो पर्टिकुलर रिब जो है हमारा, जो हमारा बीम का रिब आया, उस पर्टिकुलर रिब का हमारा वेट कितना है। ठीक है, तो ये वेट अपन ने निकाल लिया, इसको फैक्टर कर दिया ओवरऑल लोड को। तो यहाँ पे फैक्टर करने के बाद अपन ने फिर से लाइव लोड चेक किया, फैक्टर लाइव लोड कर लिया। फैक्टर लाइव लोड करने के बाद अपन ने लोड निकाला एक पर्टिकुलर बीम के ऊपर अपना कितना आया, इट विल कैरी ट्रेंगुलर लोड ऑफ टू वे स्लैब फ्रॉम आइदर साइड। अच्छा, एक और चीज है, इसके डायग्राम्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अपन अभी डिस्कस कर रहे थे टू वे और वन वे स्लैब के बारे में, टू वे स्लैब में अपन बोल रहे थे कि उसका जो मोमेंट है वो जो है वो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वन वे स्लैब में उसका जो मोमेंट है वो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिलहाल के केस में आप सिर्फ अभी फिलहाल इतना समझो कि जो हमारा मोमेंट टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब में हमारा जो ये रेक्टेंगल बन रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे से, एक साइड आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, एक साइड आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो एक ट्रेंगुलर वाला पार्ट लिया है, ट्रेंगुलर लोड यहाँ पे अपन अज्यूम करेंगे। तो ट्रेंगुलर लोड आपका जो टू वे वाली स्लैब है वहां से कितना लोड आया, तो डेड लोड ऑफ स्लैब प्लस आपका फ्लोर फिनिश, ठीक है, वो कितना हुआ 3.875। इक्विवेलेंट यूडीएल आपका कितना है, तो 2 इंटू डब्ल्यू एल बाय 3, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेंगुलर पोर्शन। ठीक है, तो यहां से हमने डेड लोड निकाला, स्लैब का फ्लोर फिनिश निकाला। आई रिपीट की ये जो भी चीजें हैं ये सब आपकी बुक में है, अगर समझ में नहीं आ रहा है नो इशू इन दिस। ठीक है, तो क्योंकि ये आप सर जैसा भी आपने बुक में पढ़ा है वैसे आप इसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं, नो इशू इन दिस। हम लोग सिर्फ एक देख रहे हैं उसमें चीजें, आप हो सकता है आपको उन चीजों से अवेयर ना हो, तो आप उन चीजों से अवेयर होते जाएं। ठीक है, सर वैसे तो मुझे ये, लगता है, वैसे हाँ मुझे लगता है कि एक सेशन में इनका कुछ नहीं होने वाला है ना, हाँ सर, क्योंकि अभी एक सेशन में हमने स्लैब और बीम की बात हो रही है, अभी तो अर्थक्वेक वगैरह भी बात करना पड़ेगा हमें इनके साथ। हाँ सर, हाँ तो कल का भी हम यही लेंगे फिर, है ना। और ठीक है सर। ये मैं अभी पहले भी मैंने चैट में भी किया था कि कुछ दो तीन लोग हैं जिनके माइक ऑन है, जिनका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है हवा की वजह से शायद, तो प्लीज उनसे गुजारिश है कि एक बार चेक कर लो अपने माइक ऑफ है या नहीं, ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लो, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके, ये सोनू शर्मा प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले, कुछ बताना है तो हैंड रेस करो, ठीक है, कुछ पूछना है ना तो हैंड रेस करो, वहां पर आपको फिर बताया जाएगा, आप पूछने को आपको मौका देंगे हम लोग, ठीक है। और जैसे कि अभी सर ये डिजाइन करवा रहे हैं, मतलब ये जो मैनुअल कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो इसमें से कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आगे डिजाइन समझाना चाहिए आपको अभी, या फिर थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है और भी तेज से बढ़े आगे, बताइए जरा कमेंट के अंदर। कितने लोग चाहते हैं कि जिस तरह से अभी प्रशांत सर आपको बता रहे हैं उतनी ही डिटेल में बताए, या फिर थोड़ा सा ओवरव्यू देकर आगे निकल जाए, कितने लोग चाहते हैं थोड़ा तेज? ओके, और बाकी लोग क्या कहते हैं? थोड़ा तेज होगा ना फिर, तो फिर वो डिटेल कवर नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छा तरह से समझाए। ओके, मतलब और भी डिटेल में चाहते हो, थोड़ा सा ओवरव्यू। ओके, फास्टर प्लीज, थोड़ा सा डिटेल में सर। अब देखो यहाँ सारे मिक्स जो है आपके सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, डिटेल प्लीज, डिटेल्ड, ओके, डिटेल आ रहा है, देखो डिटेल में आ रहा है, मतलब अभी जो चल रहा है उस तरह से, ठीक है, प्लीज डू द सेम। ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक। तो देखिए जो लोग कह रहे हैं कि सर गुड सर बट लिटिल बिट स्लो सर, अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि स्लो है या थोड़ा स्पीड कर दो, फास्ट कर दो, तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ज्यादा लोग डिटेल में कह रहे हैं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट करो, उन सभी से विनती है कि थोड़ा सा बियर कर लो। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये सब आता है ना, फिर भी एक बार दोबारा इन सब चीजों को साथ साथ में हमारे साथ रिवाइज करो, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता चल जाए और आपका भी एक रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो तो इससे सीख ही लेगी अच्छा कुछ, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुछ लोग स्क्रीन के ऊपर कुछ हो रहा है सर, यहाँ पर ये कुछ एरोज ये दिख रहे सर, हैं, कैन वी कंट्रोल दिस पॉइंट्स? ये कुछ एरोज दिख रहे हैं, पता नहीं किस लिए आ रहे हैं ये। कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या हम लोग, इनका रिस्ट्रिक्शन कुछ हो सकता है क्या ठीक है, जूम में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरी मुझे तो ज्यादा आइडिया ही नहीं है इसका, बिकॉज मैं इतना फ्रिक्वेंटली इसको सिर्फ ओके, इंटरव्यू वगैरह के नो लिए यूज इशू। करता हूँ, वो भी बड़ी चलिए, मुश्किल से। काइंडली डू नॉट डू एनी स्क्रिम्बल थिंग और एनीथिंग इन स्क्रीन। इसको सभी जो जिसने भी किया उसको हटा दो। क्योंकि हमारा ये जूम का जो सेशन है ये फिलहाल हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग के सेशन में हमने लिया है, आगे की जो भी हमारी क्लासेस रहेगी वो हमारा खुद का डेडिकेटेड पैनल है, हम लोग उसी पे लेने वाले हैं आगे की क्लासेस भी। सो काइंडली बियर दिस, प्लीज डू नॉट डू सच काइंड प्लीज। ओके, चलो, तो देखो हम लोग इसी में आगे देखते हैं थोड़ा सा। लेट मी हाँ क्लोज भास्कर दिस। जी, ये आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे हम लोग,
सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे। ओके, लोड पैटर्न, ठीक है। तो देखो लोड पैटर्न एज सच इसमें जो हमारा फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो आप कि टू वे जो भी हमारी स्लैब है, उस स्लैब के केसेस में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्सेस, आप समझ लो कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस है वो हमारा कुछ इस तरीके से ही होता है कि दो पार्ट आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो रहता है, ये पोर्शन से हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन द पेरीफेरी बीम्स, जो भी आपकी पेरीफेरी बीम है जिसपे भी आपका स्लैब रेस्ट होने वाला है या रेस्ट हो रहा है, उस स्लैब का जो लोड है वो उन पर्टिकुलर आसपास जो भी बीम है उन पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम हमको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा आगे जो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर, बट फिलहाल के लिए ये हम लोग क्योंकि एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एक बुक का, तो हम लोग उसके हिसाब से ही हमको देखना पड़ेगा कि उस एग्जाम्पल के अंदर किस तरीके से जो है यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा टू वे स्लैब जो है उस केस में हमारे दो पैरेललोग्राम है, दो हमारे ट्रेंगुलर पोर्शन है, इस तरीके से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो हमारा वन वे स्लैब रहता है उसमें आपको कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर पैनल बनेगा, उसमें आपका दो पार्ट में हमने बोला था कि आपका मोमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपका जो है आसपास की जो दो बीम्स है उन दो बीम के ऊपर आपका कुछ इस तरीके से मोमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर सिंपली लोडिंग डायग्राम्स, जो अपन ने लोड के डायग्राम जो है वो शो कर रखे हैं कि हमारा जो भी बीम है उसके डायग्राम आपके किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो इसी के आगे अपन देखते, काइंडली रिमूव ऑल सच काइंड ऑफ सिंबल जो भी आपने यहाँ पे बना रखे हैं। आई डोंट नो हु इज दिस। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं अपन लोग कि यहाँ पर अपन ने जितना भी कैलकुलेशन किया है फिलहाल, जो भी हमने यहाँ पे बीम पे लोड निकाला है उसका हमने फैक्टर किया, सेल्फ वेट जो है निकाल लिया, लाइव लोड निकाल लिया, फैक्टर लाइव लोड निकाल लिया, और फिर हमने ऐसे का ऐसा दूसरी बीम पे भी देखा। फिलहाल हमने यहाँ पे B18, B19 और B20 जो भी, अच्छा एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हमारी सिमिलर टाइप ऑफ बीम है जिसका जो लेंथ है वो भी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक बीम है जिसकी 3 मीटर की अगर लेंथ है और वैसी अगर 5 बीम है, तो सॉफ्टवेयर वाइज अपने को एक फायदा मिलता है कि वो पांचों बीम को ग्रुप कर देगा और अपने को बता देगा कि आपकी 5 बीम जो है उसका जो लेंथ है वो सिमिलर है, और जो उसका जो फोर्सेस कैलकुलेशन जो भी आएंगे वो सब सिमिलर रहेंगे, तो वो उसको ग्रुप कर देगा। ठीक है, तो अपने पास एक वो फायदा रहता है कि ग्रुपिंग ग्रुपिंग का ऑप्शन अपने पास एक अच्छा रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर अपन ने वैसे ही यहाँ पे भी ग्रुप किया है कि B18, B19, B20 सबका साइज सेम है, सबकी लेंथ सेम है, तो उसके लिए अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। फिर सेम टू सेम वे में अपन ने यहाँ पे B19 वाली जो है इसके लिए अपन ने कर लिया, ये ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर पोर्शन अपना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट फ्रेम जो है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इसको अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे जो है लोड निकाले हैं, मोमेंट निकाले हैं। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड से अपन ने यहाँ पे जो है इसको डिजाइन किया है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो भी बीम थी, पेरीफेरी बीम थी या जो भी करस्पॉन्डिंग बीम थी, उनका अपन ने जो है लोड निकाला, इक्विवेलेंट लोड निकाला, उसका लोड डायग्राम बनाया, और लोड डायग्राम बनाने के बाद अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट फ्रेम्स बनाई है, अलग अलग जो भी पॉइंट्स थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रेम बनाई है मैंने। फ्रेम के अंदर फिर मैंने यहाँ पे साइज ऑफ बीम देखा, उसका जो आई निकाला, साइज ऑफ बीम निकाला। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला। अच्छा एक और चीज, अभी फिक्स्ड एंड मोमेंट थोड़े से अगर आपको याद नहीं है तो जो बेसिक बेसिक जो है नॉर्मल नॉर्मल केसेस के वो सभी आपको याद कर लेना है, या फिर आप उसको देखते जाना स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही कि वो क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल फिक्स्ड एंड मोमेंट जो हमारा निकाला है वो यहाँ पर है WL²/12। ठीक है, तो WL²/12 हमने निकाल लिया, दोनों साइड से फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाली, AB BA BC CB CD DC। अब ये है क्या एक्चुअल में, AB BC CD DC क्या है हेलो। सारे सब कुछ। हेलो। है सर, वो जो ध्रुव फ्रेम बना ज्योति। है ना, वो ये तो थोड़ा अगर समझ देंगे तो अच्छा हो। यस, देखो इसमें एज सच हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बनाया नहीं है फिलहाल, ये हमने अलग अलग जो भी पॉइंट्स थे उस पे हमारा जितना पैनल पे जितना मोमेंट आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया है।
ठीक है, जो भी हमारा लोड आया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अभी ए बी बीम है, 6 मीटर की हमारी बीम है, उस पे आपका कितना जो है लोड है। सेम टू सेम वे में बीसी हमारी जो बीम है उस पे कितना लोड है, उसके हमने जॉइंट्स के अलग अलग नाम दे दिए हैं, कॉलम के हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं आपके। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बना दिया अपन ने, एक मान लो आपकी पूरी बिल्डिंग है, उसको अपन ने एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट अपन ने बना लिया है उसका, और वो अपन ने निकाल के यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट ध्रुव? ध्रुव ज्योति, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपको आवाज तो सर आ यस, रही है, क्लियरली आ रही है। ओके हेलो। ओके। चलो सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो है अलग अलग पॉइंट पे सारा लोड निकाल लिया, बीम पे ओवरऑल लोड कितना आ रहा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने यहाँ से निकाल लिया, फिक्स्ड एंड मोमेंट सिंपली जो हमारे फॉर्मूले है उसी से निकाला है। अब हमारा जो वापस से हमारा जैसा हमने कानीज मेथड या जो भी छोटी छोटी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो भी हमने की थी वही चीज अपन यहाँ पे फिर से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला, उन मोमेंट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो किस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले, अलग अलग पॉइंट पे सर एक जॉइंट अपन ने ले लिया। मैं एक आपको हाँ यहाँ सर। थोड़ा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा, हाँ, हाँ सर। सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पर जिसकी भी यहाँ पर कुछ अब से ऐसे लग रहा है आपको, ये जो फ्रेम बना है पता नहीं चल रहा है कैसे करना है, या अभी सर ये जो नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है तो उसको कैसे निकालना है, जितने भी लोगों को ये डाउट लग रहा है ना कि ये कैसे होता है हमें नहीं आता या भूल गए हम लोग, तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। जैसे ये सेशन खत्म होता है हमारे ग्रुप में मैं एक हमारी प्लेलिस्ट शेयर करूंगा जिसमें मैंने खुद जो है इन सब चीजों को बहुत डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझाया है कि ये फ्रेम जो बना है ये किस कंसेप्ट से बना है, कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा कौन कौन से केस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी मेन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, या जो जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसका जो बैकग्राउंड होता है मैनुअल का, वो सारा मैंने समझाया उस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आप एक बार उस सीरीज को देखोगे ना तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बस अभी आप फिलहाल ये देखो कि ये बैकएंड पे प्रोसेस होती कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, इनको क्या इनके पीछे कंसेप्ट होता है, मैं आपको सीरीज बताऊंगा, आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, तो वो सारे वीडियोस को एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर अभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके ओके। देखो अभी हम लोग जितना भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इतना हमको सारे जो भी हमारे जितने भी चीजें रहती है, फिर जितने भी हमारे कंपोनेंट वाइज हम लोग जो उसको सॉल्व करते हैं या फिर मोमेंट निकाल के एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, ओवरऑल अपना जिस्ट वही है कि हम लोग उसको मोमेंट निकाले, फोर्सेस निकाले, उस फोर्सेस के अकॉर्डिंग उस पर एरिया ऑफ स्टील निकाले, साइज निकाले। ठीक है, तो अभी हम लोग जो प्रोसेस देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा लेंदी जो है प्रोसेस है, इतना ज्यादा हम लोग फिलहाल कभी भी नहीं करते हैं, कोई भी केस में नहीं करते हैं। बट हम लोग हमारा जो सेशन है वो हम लोग सिर्फ इतना सा ये समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस इतना जो सॉर्टेड हमने बना दिया है फाइनल में, उसको बनाने के पीछे कितना बड़ा हम लोग जो चीज कर रहे हैं, तो वो चीज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए बेसिक सा कि हमने उसको सॉल्व अगर एक्चुअल बेसिस पे करें, मैनुअल बेसिस पे करें, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सेल आया, तो एक्सेल में आपको इसमें कितना टाइम लग जाता है, एक्सेल के बाद हमारे पास अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उसमें आपके पास अभी कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अभी आप वो चीज मत देखो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है अभी हमारे पास 10 मिनट फिलहाल और है। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पर हम जितनी भी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं अभी, ये हम सिर्फ वो चीज देख रहे हैं जो मैन्युअली करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एंड मोमेंट जो हम निकाल रहे हैं वो किस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। कि ठीक है, तो वो बेसिक बेसिक आई होप कि आपने अगर इसका सॉल्यूशन खुद से किया होगा, इसका डेरिवेशन अगर किया होगा, तो यू विल नेवर फॉरगेट कि आपको किस केस में आपका अगर एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फिक्स्ड नहीं है, या फिक्स्ड एंड मोमेंट तो खैर अपन फिक्स्ड केसेस में निकालते हैं, तो वो सभी केसेस में हम आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि किस केस में आपका कितना मोमेंट की वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ नहीं करा तो सिंपली आप फिलहाल के लिए जो बेसिक बेसिक जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग आपके फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो आप इसको WL²/12 से आप याद रखो, या फिर जो भी आपके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है फिलहाल के केस में, क्योंकि हम लोग इसको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पे करने वाले रहेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करा हमने, अलग अलग पॉइंट पे फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो हमारा MDM कर रहे हैं हम लोग, और फाइनल मोमेंट से हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, फाइनल मोमेंट हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अब चाहे
जो भी मेथड आपको यूज करना है, हमारा जो इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो फाइनल मोमेंट का है। ठीक है, क्लास जो है थोड़ी सी देर में 5-10 मिनट के लिए फिर से वो हमारा एक नई लिंक से हम लोग रिज्वाइन करना पड़ेगा, सो काइंडली बियर दैट। ठीक है, चलो, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रखते हैं जब तक चल रही है ये। तो यहाँ पे हमने फाइनल मोमेंट निकाले हैं अलग अलग पॉइंट पे, फिर हमने यहाँ पे जो है मोमेंट निकाल लिया फाइनल की आपका कितना कितना मोमेंट आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे शेयर करेक्शन करा इस मोमेंट्स के अकॉर्डिंग सभी जगह पे। ठीक है, शेयर करेक्शन कैसे करा, जो भी आपका शेयर आया उसके प्लस माइनस अपने पास नेट मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पान। ठीक है, तो ये हम हर एक के लिए कर रहे हैं, सारे पैनल के लिए कर रहे हैं, जितने भी पैनल बन रहे हैं हमारे वी ए बी, वी बी ए, वी बी सी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कि ये जो आपको बीम का मैन्युअल एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है क्यों, क्या ये सभी केसेस में हमको सेम वे में करना है? नहीं, तो ये सभी केसेस में अलग अलग रहता है, सारी टाइप ऑफ बीम के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसका बीम का मोमेंट निकाला, यहाँ पे शेयर करेक्शन करा, फाइनल शेयर हमारे पास आया है अलग अलग सभी बीम्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमम मिड स्पान पे आपका मोमेंट कितना आया वो अपन ने यहाँ पे निकाला। ठीक है, स्पान ए बी और सी डी उसके लिए अपन ने यहाँ पे मोमेंट निकाला, स्पान बी सी के लिए अपन ने यहाँ पे मोमेंट निकाला, शेयर निकाल, दोनों चीज निकालते जाना है अपने को। ठीक है, तो एट द एंड अपना जो जिस्ट, अपना अपना क्या काम है, अपना जो मेन काम है वो सिर्फ मोमेंट को निकालना रहता है मेन चीज, ताकि अपन उसका सेक्शन डिसाइड कर सके, सेक्शन कितना है, और सेक्शन से अपन लोग फाइनल स्टील निकाल सके कि स्टील आपका कितना आया है। ठीक है, तो चलो इसमें आगे देखते हैं अपन। मैक्सिमम मोमेंट अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है कि फाइनल आपका मोमेंट जो है बीसी पॉइंट पे कितना आया है। ठीक है, अब नेगेटिव मोमेंट अपन सपोर्ट पे देखेंगे कि कितना कितना आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग जो एक डिजाइन आपका मेन चालू हो रहा है बीम का, रेक्टेंगुलर बीम के सेक्शन का, मिड स्पान पे आपका, मिड स्पान आपका ए बी और सी डी है। अभी ए बी सी डी क्या है, व्हाट इज दिस ए बी सी डी? ठीक है, आगे देखते जाते हैं अपन। तो आपका विड्थ ऑफ बीम कितना है, ओवरऑल डेप्थ अपना कितना है, ये मोमेंट लिमिट जो बीम का आपका लिमिटिंग मोमेंट है, या फिर आप इसको बोलो बीम की कैपेसिटी भी इसको आप बोल सकते हो कि बीम की आपकी कैपेसिटी कितनी है मोमेंट को झेलने की। एक कोई भी बीम है आपका, जो उस बीम को झेलने मोमेंट को झेलने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो कैपेसिटी के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर हमारा FE415 है उसके लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है। FE500 है तो इसको 0.133, या जो भी आपने देखा होगा आपके बुक्स में। ठीक है, 0.133, 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर, इससे हमने मोमेंट कैपेसिटी निकाल ली एक पर्टिकुलर बीम की। और जो हमारा मोमेंट आया वो मोमेंट से हमारा कितना जो है जो मोमेंट आया, तो अगर हमारा मोमेंट इससे कम आया तो हमारा सिंगली बीम होता है, इससे ज्यादा आता है तो फिर हम लोग दूसरे केसेस पे जाते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के केस में हमने यहाँ पे सिंगली जो मोमेंट है, सिंगली बीम है वो आई, क्योंकि हमारा जो डिजाइन मोमेंट है वो हमारा ज्यादा, डिजाइन मोमेंट जो, सॉरी, जो हमारा बीम की कैपेसिटी है वो फिलहाल इसकी ज्यादा आ रही है जो हमने डिजाइन किया है उससे। तो मतलब इसका हम लोग आगे सिंगली बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मोमेंट चेक कर लिया, मोमेंट के बाद हमने अब फाइनल इसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन यही अब प्रोसेस, यहाँ से अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम लोग जनरली डिजाइन चेक करते हैं फाइनल वाली अपनी। तो यहाँ से अपन ने जितना भी मोमेंट आया वो चेक कर लिया, और उस मोमेंट से अपन ने एक बीम मोमेंट, एक बीम की कैपेसिटी निकाल ली। यही प्रोसेस हम लोग जब हम लोग सॉफ्टवेयर से करेंगे तब भी हम लोग यहीं से प्रोसेस चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे एक्चुअल में करा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बीम की कैपेसिटी निकाल ली और हमारा मोमेंट चेक कर लिया। अगर वो सिंगली बीम है तो सिंगली के लिए डिजाइन करेंगे, अगर मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो फिर आगे दूसरे जो भी केसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग डबली बीम डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा एरिया ऑफ स्टील जो है हमको निकालने के लिए पीटी निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। उसके लिए हमने MU बाय BD स्क्वायर निकाला, MU बाय BD स्क्वायर से हमने SP16 से निकाला पेज 48 से कि परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ स्टील आपका जितना आया उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया कि हमारा 9/16 की बीम है, उस बीम के अंदर आपका एरिया ऑफ स्टील कितना आया है इस मोमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो मोमेंट की वैल्यू है ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी सॉफ्टवेयर में, इस के थ्रू आपने यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया कि आपका फाइनल एरिया ऑफ स्टील कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दिखा दिया है कि इसने 16 के 4 बार जो यूज करे हैं, कैसे यूज करे हैं, 0.785 परसेंटेज आया, डिवाइड करा 100 इंटू सेक्शन बीम का साइज निकाल लिया 230/400 या फिर 9 इंच बाय 16 इंच, और इसको अपन ने आगे एरिया ऑफ स्टील निकाल के दे दिया है। सेम वे में अपन लोग अब दूसरे स्पान पे बीसी वाले पॉइंट पे देखते हैं कि बीसी पॉइंट पे कितना। सेम वे में अपन ने MU बाय BD स्क्वायर निकाला, परसेंटेज ऑफ स्टील अपना बहुत कम हो रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील अपना 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना रहना चाहिए
वो अपन ने यहाँ पे अब यहाँ पे 0.149 आ रहा है, बट 456 के क्लॉज जो पेज नंबर 47 के अकॉर्डिंग अपने को 0.204 कम से कम यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि इस अच्छा ये चीज भी अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे कि बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट दोनों कितना कितना होना चाहिए। ठीक है, कॉलम के केस में अपने पास फिक्स्ड रहता है, बीम के केस में अपने को फॉर्मूले की मदद लेना पड़ती है मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बीम का बीसी पॉइंट पे, बीसी स्पान पे अपन ने मोमेंट निकाला, सेम वे में उसका भी एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया। सेम वे में अपन अब सपोर्ट पे भी देख लिया, सपोर्ट पे कितना आया है। ठीक है, वहां पे आपका कितना हो रहा है, अगर अपना मान लो बीम जो है वो डबली रेनफोर्स्ड है, ठीक है, आपका बीम जो है वो डबली रेनफोर्स्ड है, तो हम लोग दोनों जोन के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे इसको कि आपका कंप्रेशन जोन में कितना आ रहा है, टेंशन जोन में कितना आ रहा है। ठीक है, उस वे में ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और जो सेम मतलब तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा कि एरिया ऑफ स्टील जो है आपको दोनों पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, जो भी आपका कंप्रेशन जोन है, जो भी आपका टेंशन जोन है। ठीक है, सो सिमिलर वे में हम लोग जो है उसको भी निकाल सकते हैं, फिलहाल हम लोग उसके अंदर इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं अब कॉलम के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें सर, एक और चीज है आपका, हाँ जी सर, मैं चाहूंगा कॉलम कल की क्लास में रखेंगे, ठीक है ना अभी, ठीक है सर, क्योंकि मैं मुझे इनसे कुछ और बात भी करनी है अभी। हाँ हाँ तो हाँ बिल्कुल वैसे, बिल्कुल सर, और कोई आप इशू अभी नहीं, शुरू कीजिए, अभी इसके बाद एक नई मीटिंग और शुरू करनी पड़ेगी हमें। हाँ हाँ सर, ठीक तो है, ये कैरी ऑन। सो हाँ हाँ, तो इन दिस वे आपके पास अभी अपन ने जैसे मोमेंट निकाल के अभी इसका फाइनल जो है एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया है। एरिया ऑफ स्टील अब सपोर्ट पे निकालने के लिए अपन ने वही चीज वापस से रिपीट करी है कि मोमेंट निकाला अपन ने, और उसका जो है मोमेंट से अपन ने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया है। ठीक है, अभी एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन जोन, एरिया ऑफ स्टील आपका अलग अलग, आप अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक ही बीम है, उस बीम का आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उस पर अपने को डायरेक्ट डिटेल नहीं मिलती है, अपने को अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीजें मिलती है। आपको एक ही बीम रहेगी, उसको वो अलग अलग सेक्शन में आपको तोड़ देगा, और अलग अलग सेक्शन पे आपको बताएगा कि यहाँ पे मान लो एक 3 मीटर की बीम है, मान लो अपन को एक ये वाली बीम ले लेते हैं अपन, ये मान लो एक आपकी कंप्लीट 3 मीटर की, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 3 मीटर की बीम है, तो आपको मान लो सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा कि 3 मीटर की बीम को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देगा, मान लो 300 mm पे उसने तोड़ दिया है, और हर एक पॉइंट पे वो आपको मोमेंट बताएगा कि इस पॉइंट पे इतना मोमेंट आ रहा है, इस पॉइंट पे इतना मोमेंट आ रहा है, इस पॉइंट पे इतना मोमेंट आ रहा है। मान लो एक 3 मीटर की बीम है तो 300 mm पे इतना मोमेंट है, 600 mm पे इतना मोमेंट है, 900 mm पे इतना, 1200 पे इतना, और ऐसे कंटिन्यूअली 3000 mm पे कितना। ठीक है, तो ओवरऑल आपको वो सेक्शन पे तोड़ तोड़ के उसका मोमेंट बताएगा, उसका एरिया ऑफ स्टील बताएगा, और आपको उसी तरीके में वो बोलेगा कि आप इसको साइट पे प्रोवाइड करो। लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग, सो काइंडली रीजॉइन अवर न्यू क्लास। और आपसे आखिर में कुछ मुझे भी बात करनी है, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा, और मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, तो आप लोग बने रहिएगा, जरूरी बात है। हाँ सर, जी सर, आप जुड़ चुके हो ना आप, ठीक है, तो हाँ आपको अगर हाँ, कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, कैरी कर सकते हो आगे। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, वैसे आगे जो मेंबर्स हैं, कॉलम वगैरह के डिजाइन वो आप कल ही रखना। आगे की क्लासेस में देखेंगे, हाँ, ठीक है, अभी आपको जो कंप्लीट करना है कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद फिर हाँ मैं, बस इसको फिनिश कर देते हैं फाइनल। हाँ ओके, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। ठीक है, सभी आगे आगे ठीक है, बढ़ने से पहले सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज अपने अपने माइक को ऑन, सॉरी ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। यस प्लीज, मेरी नहीं तो कम से कम पार्थ जीत की सुन लो, लेकिन मुझे माइक ऑफ कर दो, ठीक है प्लीज। चलिए, हाँ सर, आप कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो देखिए, जैसा कि अपन ने अभी फिलहाल जो ये बीम का जो डिजाइन किया है वो जितना अपना मोमेंट आया उस पर अपन ने चेक किया कि मोमेंट हमारा जो उतना ज्यादा तो नहीं आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है। अलग अलग पॉइंट पे अपन ने जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड थी उसको, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है ये वाला जो कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें अपने को डिटेलिंग दी हुई है। सो इसमें अपने को इतना ज्यादा समय लग रहा है। ये ओवरऑल जो भी अपन ने किया है इसमें जो है
जितना भी इसमें अपन ने ओवरऑल किया है, इसमें भी अपन ने सिर्फ जो है सेंटर वाले पार्ट में ही देखा है। अब इसमें जो इसके सपोर्ट थे वहां पे अपन ने फिर से मोमेंट निकाला, और उसको सपोर्ट पे अपन ने फिर से मोमेंट निकालने के बाद फिर से एरिया ऑफ स्टील निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपन ने सपोर्ट के लिए मोमेंट निकाला, उसमें भी अपन ने सेम वे करा कि अपना जो एरिया ऑफ स्टील निकाला उसमें भी वही का वही प्रोसेस अपन ने देखा कि अपना डिजाइन मोमेंट जो है वो ज्यादा तो नहीं आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम वे में अपन ने उसको भी डिजाइन करा, सेम तरीके से जो भी जो डिजाइन हुआ है वो पॉइंट पे अपन ने उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है। अब उसके बाद जो भी आपका मैनुअल का प्रोसेस रहता है वो सब अपन ने अभी कंप्लीट करा। पर उसके बाद अपना एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें रह जाता है कि शेयर एनफोर्समेंट। जो शेयर एनफोर्समेंट है सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बीम्स इसमें भी फेल होती है। तो अपन ने एक नॉर्मली कोई सा भी जो भी स्पान था अपना वो लिया अपन ने, एबी जो स्पान था उसके लिए अपना एरिया ऑफ स्टील जो आया उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखते गए कि एरिया ऑफ स्टील आया, पीटी अपन ने निकाला, पीटी जितना भी आया वो अपन ने प्रोवाइड करा, वो ज्यादा तो नहीं है, डिजाइन शेयर्स है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे स्पेसिंग चेक की, स्पेसिंग कितनी आ रही है 0.87 FY, एरिया बाय एरिया वैसे रहता है यहाँ पे फाइनल। तो स्पेसिंग अपन ने निकाल ली है, स्पेसिंग जितनी आई, स्पेसिंग के भी कुछ क्राइटेरिया है अपने पास जो आपको आई होप कि याद ही होंगे कि 0.75D तक हम लोग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्लॉज की बात करूं मैं तो 456 क्लॉज में दिया हुआ अपने को क्लियरली ये चीज। ठीक है, तो एरिया अपन ने यहाँ से शेयर एनफोर्समेंट भी निकाल लिया अलग अलग पॉइंट पे, सपोर्ट पे, बीसी एबी सभी स्पान के लिए अलग अलग। अभी फिलहाल ये एबी के लिए निकाला था अपन ने, ए पॉइंट पे अपन ने शेयर फोर्स निकाल लिया कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया है। सेम टू सेम अपन ने जो उसके दूसरे स्पान थे उसके लिए भी अपन ने निकाला। अब जो सारी चीजें अपन ने निकाली वो सारी चीजों को अपने को निकालने के बाद एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देना है क्लाइंट को भी कि आपका इस तरीके से यहाँ पे बीम जो बन रहा है उसका टिपिकल अपन ने प्लान बनाया, और उसको प्लान बनाने का एक सेक्शन और प्लान दोनों बनाया अपन ने, और इसको अलग अलग पॉइंट में इस तरीके से दिखाया, और इसका शेड्यूल प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बीम है इसका शेड्यूल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी ये जो बीम अपन ने बोला था कि 400 का था वो यहाँ पे 450 का हो गया है, क्योंकि अपन ने कवर भी लिया है। ओवरऑल आपका कवर मिला के हो गया 230 क्रॉस 450 mm का जो बीम हो गया यहाँ पे। सर ये देखो जो आपके दो बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे कौन से 20 mm के हैं, दो बार्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 16 mm के दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो बताने का ओवरऑल पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अभी अपन जितनी मेहनत से देख रहे हैं, जितना इसके मेहनत से अपन इसको डिजाइन करने में लगा रहे हैं, जितना इसको डिजाइन अपन मेहनत करने से कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन अपने को आगे नहीं करना है फिलहाल इतना ज्यादा। बट आपको अगर इसका इंटरेस्ट है देन आई डेफिनेटली वांट कि आप सभी इसको एक एक बार एटलीस्ट करो सभी, क्योंकि आपको एक बार आप खुद करोगे तो आपके डाउट निकलेंगे और उसमें समझ में आएगा कि अपन कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें अपने को नहीं पता है। यू कैन सी इट इन बुक एज वेल एज वी विल ऑल्सो डिस्कस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बीम पार्ट और स्लैब पार्ट। तो ये जैसा अपन ने अभी स्लैब पार्ट बीम पार्ट देखा, वैसे कि वैसे अपन नेक्स्ट क्लासेस में एक बार कॉलम को भी देखने वाले हैं। ठीक है सर, यू मे कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, ठीक है, चलिए। तो मैं ले लेता हूँ क्लास। मैं सोच रहा था कि क्लास लूँ या ना लूँ मैं अपनी तरफ से अपना पोर्शन, लेकिन ले लेता हूँ। थोड़ा बहुत ही पोर्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ठीक है, तो सर आप जरा मुझे होस्ट बना दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, क्षमा चाहता हूँ इसलिए, लेकिन कुछ चीजें हैं मैं आपको थोड़ा अपने काम के तौर पे बता देता हूँ, मतलब आपको क्या करना है कल की क्लास से आने से पहले। ठीक है, ओके। तो सर ने मुझे होस्ट बना दिया है और अब मैं अपनी ठीक है, हाँ, अभी आप मुझे बताओ जरा कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है या आपके सामने एक इंडेक्स है और चैप्टर नंबर 1 का कुछ नाम है, तो सभी को ये विजिबल है ना? यस सर। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है। और मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है? ठीक ठीक। तो देखो, सबसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुक आपको आज मिल जाएगी, वैसे हम शेयर कर देंगे इस बुक को। ठीक है, बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ पर दिख सकता है आपको। लोडिंग एंड बिल्डिंग लेआउट है, G+3 है, वाटर टैंक है, रिटेनिंग वॉल है, डिजाइन ऑफ फ्लैट। ये सभी आप अगर एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है।
इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि कल की क्लास जब होगी तो उससे पहले आप इन सभी चैप्टर को एटलीस्ट एक बार देखकर जरूर आइएगा, एक नजर इन पर जरूर डाल दीजिएगा। ये बुक आपको ग्रुप में मिल जाएगी आज अभी, तो आप इनको एक बार देख के आइएगा, ठीक है? करोगे इतना काम मेरे लिए या अपने लिए? यस और नो? जिम्मेदारी उठा पाओगे इसकी? जल्दी करो, मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है। तो कल आपको ये सारे चैप्टर एक बार देख के आने, ठीक है? और क्योंकि आप एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनने की आप शुरुआत कर चुके हो, तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अपने टाइम पास को छोड़कर थोड़ा अपना टाइम जो है इन कंसेप्ट को क्लियर करने में या इनको मजबूत करने में लगाइए, तभी आपको, क्योंकि तरक्की जो होती है ना, सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस उतनी दूर लगेगी। तो प्लीज थोड़ा सा इसको करिएगा, ठीक है? चलिए, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट, सॉरी, ये तो हमारा सर्टिफिकेट है स्टूडेंट का। अच्छा हाँ, चलो लगे याद, बता देता हूँ उनको। ये है ना हमारे एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट था। चलो अभी मैं IAS 456 ओपन करने वाला था, लेकिन ये सर्टिफिकेट ओपन ही था, ठीक है? हाँ, ये सर्टिफिकेट है, देखो आपका भी कंप्लीशन के बाद है ना इसी तरह का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। अभी सर्टिफिकेट के अंदर देखो आपको क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ISO सर्टिफाइड है। पहली बात तो ये आपको डिजिटल इंडिया, ROHS या फिर स्किल इंडिया, इन सभी का सर्टिफिकेशन हमें ग्रांटेड है, मतलब हम जिससे हमने कोलैबोरेशन किया उस ब्रांच से, ठीक है, ईमैक्स इंडिया से। तो आपका ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा और बहुत बेहतरीन होगा, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए जा रहे हो, MSME वगैरह में भी इसमें है। आप अगर आउट ऑफ इंडिया भी कहीं जाते हो अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर भी आपके लिए अच्छा होगा ये, ठीक है? चलो ये तो अलग बात हो गई, चलो ठीक है, इसकी बात नहीं थी। हाँ, ये देखो, ये है ना IS कोड है हमारा, जानते होगे आप इसको, तो है ना? तो ये IS कोड है। अब इस IS कोड के अंदर है ना, देखो क्या है कि यहाँ पर ये जो आपका कंटेंट सेक्शन है, मैं चाहूंगा इस कंटेंट सेक्शन के अंदर आप एक बार गो थ्रू कीजिए। यहाँ मटेरियल की कुछ डिटेल्स अलग अलग चैप्टर से बेसिकली यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो मटेरियल का चैप्टर है, कंक्रीट का चैप्टर है, या फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं आगे और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि ये एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इनका भी नॉलेज हो कि IS कोड में कौन से चैप्टर में कौन कौन सी, देखो बेसिस फॉर डिजाइन, ठीक है, लोड एंड फोर्सेस, ये आप थोड़ा सा देख कर आइएगा कल, ठीक है? ये IS कोड है हमारा, IS कोड IS 456 है, इसको आप जरा एक बार देख कर आइएगा, मटेरियल का सेक्शन, और ये कुछ चीजें यहाँ पर है। और आप अगर इच्छुक हो ना, आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून है, तो इस पूरे IS कोड को आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा, और कहते हैं ना दीमक की तरह इसको चाट खाइएगा पूरी तरह से। तो आप, ये IS कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए, ये आपको प्रशांत सर खुद बताएगी कितना इंपॉर्टेंट है ये, ओके? तो आपको इसको समझना और इसके बारे में जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप कल इसको देख कर आइएगा, जो मैंने आपको बुक बताई उसको भी प्रेफर करके आइएगा, और आपको मैं एक प्लेलिस्ट भेजूंगा ग्रुप में, वो भी आप कल देख कर आइएगा, ठीक है? इतना कर लोगे कल कि बहुत ज्यादा हो गया? बताइए जरा मुझे, इतना कर लोगे या बहुत ज्यादा हो गया? डाउनलोड कर सकते हो उसको मे बी। चलो, तो आपकी नीयत में मुझे यहाँ पर गड़बड़ी दिख रही है, कर लेते हैं, ठीक है? ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जिससे हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिससे ज्यादा हो गया उसके अभी टाइम है, तो अभी शुरुआत हुई है इंटर्नशिप की, ठीक है? तो अभी आगे इसको कवर हम करेंगे, आप आगे भी टाइम लेकर कर लेना, लेकिन जितना हो सके उतना पॉसिबल आप कर लेना, और यहाँ पर जो है प्लीज आप इसको कवर करके आना, ठीक है? जितना हो सके उतना, ओके? जो मैंने 3 चीज आपको बताई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं अभी अपना ऑफिस पर हूँ, घर भी नहीं गया हूँ। तो आज की मुझे वैसे इतना लगा नहीं था कि ये क्लास इतना लेंदी हो जाएगा, लेकिन हो गया, तो कोई बात नहीं। बट कल से हम ध्यान रखेंगे कि 9:30 बजे शार्प हम क्लास को शुरू करें और 10:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास क्लास को हम खत्म करें, ठीक है? कल से हमारी कोशिश रहेगी, भले अगर हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर, तो उसको हम बढ़ा देंगे, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास कैसी रही, जरा मुझे फटाफट, अब बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आज की क्लास कैसी लगी जरा बताइए, हरी अप, चैट करो, जल्दी करिए। क्लास आज की कैसी लगी बताइए। पहली क्लास थी, थोड़ी सी थियोरेटिकल थी, मतलब पूरी क्लास थियोरेटिकल थी, वैसे थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा हमने कुछ इसमें डिस्कशन किया, बाकी तो क्लास में बेसिक थे, बेसिक कवर करने की कोशिश की गई है, और कल भी 2-3 क्लास ऐसे लगता है मुझे कि ऐसे ही बेसिक कवर करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है? इसके बाद फिर हम आगे सॉफ्टवेयर पे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज सॉफ्टवेयर तो एक पार्ट हमारा है इंटर्नशिप का, हमें सीखना तो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है, ठीक है? चलिए, तो खैर बहुत अच्छी बात है, आप सभी को ये सब समझ में आ गया। जो PDF फाइल मटेरियल वगैरह हमारे ग्रुप में, जो हमारा एप्लीकेशन का ग्रुप है, वहीं पर आपको जो है पूरी तरह से मटेरियल शेयर किया जाएगा, तो वहीं पर आप एक्टिव रहिएगा,
ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहां समाप्त करते हैं। आप मुझे और प्रशांत सर को जाने का आप इजाजत दे दीजिए। ठीक है सर, चलते हैं हम लोग अब। प्रशांत सर मेरे ख्याल से चले भी गए, चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। चलिए I was mute. Okay, so चलो goodbye everyone, good night, ओके, bye गुड bye, नाइट। और take हाँ, care. एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जाते जाते, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी मतलब इस इंटर्नशिप के अंदर ज्वाइन करना चाहिए, तो प्लीज उनको भी आप अभी भी ज्वाइन करवा सकते हो। ये जस्ट बिगिनिंग है हमारे इंटर्नशिप की, तो आप उनको भी ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड है, अगर आप चाहते हो कि उनको भी फायदा पहुंचे इस इंटर्नशिप का, तो आप उनको भी यहाँ पे जरूर ज्वाइन करवाइएगा। ओके, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।